आज हम 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश नीति और के अंतर्गत ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद और उससे पहले सदैव यही प्रयास किया कि अधिक से अधिक भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जाए, आर्थिक मामलों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में अधिक से अधिक हस्तक्षेप किया जाए। और इसी नीति के अंतर्गत उन्होंने अपने हिसाब से, जैसा कि हमने देखा, कंपनी ने अपने आर्थिक शोषण की नीति अपनाते हुए भारतीयों के साथ अमानवीय अत्याचार किए। उनका कच्चा माल था वो सस्ते दामों पे खरीद लिया जाता था और न वो टैक्स देते थे, जिसके कारण बंगाल में हम प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध देखते हैं कि अंग्रेज किस प्रकार से अपनी मनमानी में लगे हुए थे। और लॉर्ड वेलिस्ली और लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ भी इस बात का द्योतक है कि वो जल्दी से जल्दी जो भारतीय नरेश जो थे उनको अधिक से अधिक उन पर शर्तें लाद कर उन्हें कमज़ोर करना, ये उनका उद्देश्य रहा, जिससे कि भारतीय नरेशों में और भारतीय राज्यों में जो था असंतोष फैलता गया। तो ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास इस बिंदु में इस बात पर विशेष इस बात को समझा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार, चाहे वो कंपनी सरकार रही, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, या ताज का प्रशासन, दोनों का ये उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी अपना अधिकार स्थापित किया जा सके, ताकि उन्हें भविष्य में और अधिक लाभ हो। तो देशी राज्यों की उत्पत्ति, अब हम देखते हैं कि देशी राज्यों की उत्पत्ति में भारत में राजनीतिक एकता स्थापित तो कर दी गई थी, लेकिन थी नहीं, मतलब वह दो भागों में विभाजित थी। एक तो ब्रिटिश सरकार यानी इंग्लैंड की सरकार का शासन, और दूसरा वह भारत जिसमें देशी राज्यों का शासन चलता था। तो देशी राज्य बहुत से तो बड़े राज्य थे, जिसमें हैदराबाद, मैसूर, जिनका काफ़ी क्षेत्र फैला हुआ था, और कुछ छोटे राज्य भी थे जिसमें काठियावाड़ और बंगाल, जिनका आकार काफ़ी छोटा था। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार को यह बात की भी चिंता सता रही थी कि हम ज़्यादा देशी राज्यों के साथ न उलझें, अगर उलझते हैं तो इससे कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार को भी खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ों की संख्या इतनी अधिक भारत में तो थी नहीं, बस वो अपने दिमाग से अपना कार्य सिद्ध कर रहे थे। तो उन्हें ये भी पता था कि देशी राज्यों के साथ ज़्यादा झगड़ा पैदा करने से परेशानी ही पैदा होगी, इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने उदारता की भी नीति अपनाई। जैसा कि हम देखते हैं लॉर्ड वेलिस्ली और लॉर्ड कर्जन ने काफ़ी कठोरता के साथ अपना कार्य सिद्ध किया, लेकिन उसके बाद लॉर्ड मिंटो और हेस्टिंग्स के भी कार्य ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी उदारता को से अपना कार्य किया। तो देशी राज्यों में उत्पत्ति, तो देशी राज्यों में कंपनी सरकार की नीति, तो देशी राज्यों के सरकार जो कंपनी सरकार की नीति थी, उसको पल्लीकर ने राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। देखा जाए तो देशी राज्यों पर सरकार की नीति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना दबदबा बनाना चाहते थे। कुछ तो राज्य ऐसे थे जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर थे, उन्होंने सहायक संधि करके अपने आप को ब्रिटिश राज्य के अधीन कर दिया, ब्रिटिश सरकार को। लेकिन बहुत से बड़े राज्यों ने ऐसा नहीं किया, तो उनके साथ समझौते किए गए
और इसीलिए पल्लीकल ने ऐसे राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। नंबर 1, ऐसे राज्य जिन्हें संधियों के द्वारा अपने राज्य में पूर्ण एवं अखंड प्रभु सत्ता का अधिकार प्राप्त था। पहला प्रकार ऐसा था, ऐसे राज्य जिन्हें संधियों के द्वारा अपने राज्य में पूर्ण एवं अखंड प्रभु सत्ता का अधिकार प्राप्त था। नंबर 2, ऐसे राज्य संधिगत राज्य होने पर भी केवल ब्रिटिश सरकार के निर्देशन में ही फौजदारी और दीवानी अधिकार का उपभोग करते थे। नंबर 2। नंबर 3, ऐसे राज्य जिनके अधिकार दान पात्र और सनद पर आधारित थे। तो ये 3 श्रेणियों में तीनों का विवरण इस प्रकार। फिर इसके बाद सर विलियम ली वॉर्नर ने भारतीय राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई उसे 3 भागों में विभाजित किया। मतलब सर विलियम ली वॉर्नर ने भारतीय राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई, उन्होंने अपने विचार से उसे 3 भागों में विभाजित किया। नंबर 1, सुरक्षित घेरे की नीति। सुरक्षित घेरे की नीति कब से कब तक रही? 1757 और 1813। तो इस नीति के अंतर्गत वो राज्य आते थे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कर दिया था। यानी उन्होंने ऐसे समझौते कर लिए थे जिससे कि यह आश्वासन दिया गया कि यदि आप पर किसी प्रकार की आपत्ति आती है तो ब्रिटिश सरकार आपकी सहायता करेगी। तो ये सुरक्षित घेरे की नीति के अंतर्गत बहुत से कमजोर ऐसे राज्य थे जो इसके अंतर्गत आते थे, बड़े राज्य या शक्तिशाली राज्यों को छोड़कर। इसके बाद अधिनिष्ठ अलगाव की नीति। इस नीति ये 1813 से 1858 ईस्वी तक इसको देखा जा सकता है। तो अधिनिष्ठ अलगाव की नीति में ब्रिटिश सरकार ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि भारतीय राज्यों के प्रति यदि पूर्ण रूप से उदारता ही बरती जाएगी तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए ये हानिकारक सिद्ध होगी, क्योंकि उनको अधिक स्वतंत्रता देना, उनकी हर बात को मानना ये ठीक नहीं। तो इसके लिए इसमें हम देखते हैं कि लॉर्ड बेलिंगम की सहायक संधि इसमें विशेष कारगर सिद्ध मानी जाती है, क्योंकि लॉर्ड बेलिंगम की सहायक संधि के माध्यम से भारतीय नरेशों के एक तरह से उन्हें कठपुतली राजा बना के छोड़ा, क्योंकि इस जो सहायक संधि स्वीकार कर लेता था वह अप्रत्यक्ष रूप से वह ब्रिटिश सरकार का गुलाम राज्य माना जा सकता है। तो इस प्रकार अधिनिष्ठ अलगाव की नीति से बहुत सारे भारतीय जो नरेश और जो राजा थे वो इसके अंतर्गत आ गए और उन्होंने उसको माना भी, क्योंकि उन्हें ये पता था कि इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं, तो वो क्या करें। तो ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। अधिनिष्ठ एकीकरण की नीति। अधिनिष्ठ एकीकरण की नीति में हम देखें तो इसमें लॉर्ड कर्जन की नीति विशेष रूप से हमें देखने को मिलती है कि लॉर्ड कर्जन ने तो अपने समय में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य को अपने चरम पर पहुंचा दिया था। उन्होंने 4 बातों पर विशेष बल दिया कि नंबर 1, गोद निषेध नीति। नंबर 2, जो राज्य बकाया धन नहीं लौटाता है उसके राज्य को मिलाया जाए। नंबर 3, युद्ध थोपना, राज्यों पर जबरदस्ती युद्ध थोपना। और नंबर 4, ऐसे राज्य जो बकाया राशि नहीं लौटा रहे हैं उन पे भी उनके राज्य को हड़प लिया जाए। तो युद्ध थोपना, जबरदस्ती युद्ध थोपना, गोद निषेध की नीति और बकाया राशि न लौटाए तो उस राज्य को अंग्रेज राज्य में मिला लिया जाए। तो ये लॉर्ड कर्जन की जो अधिनिष्ठ एकीकरण की नीति के अंतर्गत देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पहले से समझौता कर चुके थे उनको किस प्रकार से और अधिक कमज़ोर बनाया गया। मतलब राज्य देश मतलब भारतीय तो थे लेकिन वो पूर्ण रूप से गुलाम अंग्रेज़ों के थे, क्यों हर बात के लिए उन्हें पूछना पड़ता था कि क्या मतलब डिसीजन लें,
क्या हम अपने कार्यों किस प्रकार से अपने कार्यों करें। तो इस प्रकार से पूरा भारत दो भागों में बटा दिखाई दे रहा था, एक भारतीय नरेशों का राज और एक अंग्रेजों का भारत। तो इस प्रकार एक कंट्रोवर्सी की स्थिति भारत में पैदा हो गई थी। इसके बाद देखते हैं अधिनिष्ठ सहयोग की नीति। अधिनिष्ठ सहयोग की नीति के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब लॉर्ड कर्जन यहाँ से भारत से चला जाता है तो उसके बाद भारत के प्रति विशेष उदारता की नीति अपनाई जाती है, जिसमें लॉर्ड मिंटो का भी नाम आता है। लॉर्ड मिंटो काफ़ी उदारतापूर्वक व्यवहार करते हैं और उनको ये भी पता था कि भारतीयों के साथ सहयोग करने से ही हमें लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सभी जो भारतीय नरेश हैं उनके विरुद्ध कठोर दमनात्मक कार्य करने से भारतीय जो ब्रिटिश शासन के प्रति भी खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अधिनिष्ठ सहयोग की नीति अपनाई, जो 1906 से 1947 ईस्वी तक देखने को मिलती है। क्योंकि जो उग्रपंथी थे, उग्रपंथी जो थे वो अब यह बात उन्होंने पकड़ रखी थी कि जो मांगने से चीज नहीं मिले उसे छीन लेना ही बेहतर है। और उस समय हमने देखा कि नेताजी सुभाष और उग्रपंथियों में जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और इसके अलावा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, अब ये उग्रपंथियों से जो ब्रिटिश सरकार थी वो भयभीत हो गई थी। तो उन्होंने फिर अधिनिष्ठ सहयोग की नीति को ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिससे कि भारतीयों के मन में भी जो विशेष असंतोष व्याप्त था वो भी कम हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं बटलर समिति की सिफारिशें क्या हैं। मतलब बटलर समिति के बारे में समझेंगे। दिसंबर 1927 ईस्वी में भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए इंडियन स्टेट्स कमेटी नियुक्त की, जिसका अध्यक्ष सर हारकोर्ट बटलर था। कौन था? सर हारकोर्ट बटलर। मतलब इंडियन स्टेट कमेटी जो की नियुक्ति की जाती है जांच करने के लिए कि भारतीय राज्यों और भारत जो सरकार के बीच जो संबंध है यानी ब्रिटिश सरकार के बीच, उसकी जांच करने के लिए एक अध्यक्ष जो हारकोर्ट बटलर को बनाया जाता है। इसलिए इसे बटलर समिति भी कहा जाता है। बटलर समिति की कौन कौन सी सिफारिशें थी उसके बारे में जानेंगे। नंबर 1, जो सिफारिश नंबर 1, क्राउन और देसी नरेशों के संबंधों में बिना नरेशों की राय के परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्राउन यानी ब्रिटिश शासन और देसी नरेशों के संबंधों में बिना नरेशों की राय के परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी जो देसी नरेश यानी राजा हैं उनकी भी राय दी जाएगी। नंबर 2, 6 सदस्यों की राज्य परिषद की स्थापना की मांग की गई, जो देसी नरेशों द्वारा प्रस्तुत की गई वह अस्वीकार कर दी गई। मतलब 6 सदस्यों की राज्य परिषद की स्थापना की मांग की गई, जो देसी नरेशों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। देसी नरेश ये चाहते थे कि अधिक से अधिक उनका ध्यान रखा जाए, लेकिन वह अस्वीकार कर दी जाती है। नंबर 3, देसी रियासतों के प्रशासन में हस्तक्षेप वायसराय के निर्णय पर छोड़ दिया गया। देसी रियासतों के प्रशासन में हस्तक्षेप वायसराय के निर्णय पर छोड़ दिया गया, यानी वायसराय को अधिक मतलब शक्तिशाली बनाने या उनको अधिक महत्व देने के लिए इस बात पर विशेष बल दिया कि देसी रियासतों के प्रशासन में हस्तक्षेप अगर कोई किया जाएगा तो इसका निर्णय वायसराय करेगा। नंबर 4, देसी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के मध्य झगड़ों का निपटारा के लिए एवं जांच हेतु विशेष समितियां नियुक्त की जाए। मतलब देसी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के मध्य झगड़ों का निपटारे के लिए एवं जांच हेतु विशेष समितियां नियुक्त की जाएं, जो इस बात की जांच करें कि झगड़े का क्या कारण था, झगड़े क्यों हुए, झगड़े का दोषी कौन, ब्रिटिश सरकार के अधिकारी या देसी राज्य नरेश। तो इसके लिए एक समिति नियुक्त की जाए। ये समिति की सिफारिश कौन कर रहा है? बटलर समिति की सिफारिश है।
नंबर 5, आर्थिक संबंधों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की जाए। आर्थिक संबंधों की जांच के लिए क्या की जाए, एक समिति नियुक्त की जाए जो इस बात का डिसीजन ले कि आर्थिक जो लेन देन है, ये आर्थिक संबंध है, वो कितने ठीक या उसमें पारदर्शिता को लाया जाए, जिससे कि कंपनी को अधिक, मतलब ब्रिटिश सरकार को अधिक लाभ हो। इसके बाद नंबर 6, राजनीतिक अधिकारियों की भर्ती और शिक्षा का प्रबंध अलग से है। राजनीतिक अधिकारी जो उसको प्रशासन को देख रहे हैं, उसकी और भर्ती जो भर्ती की जाए राजनीतिक अधिकारियों में, और उनकी शिक्षा का प्रबंध अलग से हो ताकि अधिक पारदर्शिता रहे। तो आज हमने ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास में देशी राज्यों की उत्पत्ति, देशी राज्यों के प्रति कंपनी सरकार की नीति, पनीकर में राज्यों को 3 श्रेणी में विभाजित किया, वो 3 बातें, सर विलियम ली गवर्नर ने भारतीय राज्यों पर जो नीति अपनाई उसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया, और उसमें 3 थे, सुरक्षित घेरे की नीति, अधीनस्थ अलगाव की नीति, अधीनस्थ एकीकरण की नीति, अधीनस्थ सहयोग की नीति। इसके बाद हमने बटलर समिति की सिफारिशों के बारे में जाना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।